क्या आपको पता है कि आप जब सोते हैं तो आपके बॉडी के अंदर एक यूनिवर्सल वॉर चल रही होती है जो आपको जीवित रखने के लिए लड़ी आ रही है। आप अपने पूरी बॉडी के किंग हैं और आप अकेले नहीं हैं। आपकी बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ वर्कर्स और रोबोट्स हैं जो आपको जीवित रखने के लिए लड़ भी रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। और ये आपके लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर ये केवल एक सेकेंड के लिए स्ट्राइक पर चले जाएँ तो आपका नामो निशान खत्म हो जाएगा, आपका वजूद खत्म हो जाएगा। लेट मी आस्क यू क्वेश्चन, जीवन क्या है? व्हाट इज द लाइफ? हम सब कैसे बने हैं और आखिर में जीवित कैसे हैं? आज हम इसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो क्लास 9 में सबको पढ़ाया जाता है, जिसका एक चैप्टर भी है। बट ये केवल क्लास 9 के लिए नहीं बल्कि हर क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी बायोलॉजी इसी पे शुरू है और इसी पे ख़त्म भी हो जाती है। आज से लगभग 359 साल पहले रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने माइक्रोस्कोप से कार को देखा। उस कार के अंदर उन्हें बहुत सारे कमरे दिखे और ये जो कमरे थे ये शहर के छोटे छोटे होल्स की तरह दिखते थे और इन कमरों को उन्होंने सेल नाम दिया। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये केवल कमरे नहीं है बल्कि सुपर सिटी है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर में ये सेल होती क्या है। आपने कभी बिल्डिंग को बनते हुए देखा है? बिल्डिंग बनने की शुरुआत कैसे होती है, यानी किसी बिल्डिंग का बेस क्या होता है? ब्रिक, राइट, यानी कि ईंट। हाँ, ईंट जैसे एक ईंट से बहुत सारी ईंट जोड़ के सीमेंट लगा के उससे एक बिल्डिंग बनाई जाती है। एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही हमारे बॉडी के जो बेस है, हमारे बॉडी का जो मेन फंक्शन करने वाला ग्रुप है वो एक सेल का ग्रुप है। यानी कि अगर हमारे बॉडी में सेल नहीं होगी तो हम लोग भी नहीं होंगे, क्योंकि जब एक पहली सेल बनी थी तो उस सेल से बहुत सारी सेल्स बनी थी, उसके बाद में हमारी बॉडी बनी है। यानी कि सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है और अगर ये नहीं होगी तो हमारा जीवन भी नहीं होगा। अब जानते हैं कि सेल की खोज सबसे पहले कब और किसने की थी। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। इन्होंने 1665 में एक माइक्रोस्कोप के जरिए कॉर्क में बहुत सारी कोशिकाओं को देखा, पर ये जो सेल थी वो डेड सेल थी, यानी कि वो जीवित नहीं थी, ये मर गई थी। अब यहाँ से ये जो खोज हुई थी ये बहुत अचानक से खोज हुई थी और ये खोज भले आपको बहुत ही मीनिंगलेस और छोटी लगती हो, बट उस समय ये साइंस के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, जिसके बाद बहुत सारे सेल्स के अकॉर्डिंग बहुत सारी डिस्कवरीज हुई हैं। इसके बाद 1674 में एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने बहुत सारे कोशिकाओं को देखा एक बैक्टीरिया के अंदर। ये जो कोशिकाएं थी ये बहुत सारी कोशिकाएं नहीं थी बल्कि एक ही कोशिका थी, बहुत सारे बैक्टीरियाज के अंदर देखा था। यानी कि उन्होंने पहली बार लिविंग सेल को देखा था एक बैक्टीरिया फॉर्म में। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर उनसे पूछा जाता है कि सबसे पहले लिविंग सेल किसने देखी तो लोग कहते हैं कि रॉबर्ट हुक ने देखी। बस सच्चाई ये है कि रॉबर्ट हुक ने जो देखी थी वो डेड सेल्स थी, कि सबसे पहले लिविंग सेल को देखा था एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने। अब बात करते हैं कि यहाँ से इसकी नई जर्नी स्टार्ट हो गई थी। यानी कि ये जो खोज हुई थी इसके बाद साइंस को एक नई परिभाषा मिल गई थी पूरी बायोलॉजी को। इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में सेल के न्यूक्लियस की खोज की और फिर मैथियास लाइडेन नामक वैज्ञानिक ने 1838 में बहुत सारे प्लांट टिश्यूज को ऑब्जर्वेशन किया और उसके बाद उन्होंने ये पाया कि जितने भी टिश्यूज थे वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। मैं आपको समझाता हूँ टिश्यू क्या होता है। जैसे कि एक ईंट होती है यानी कि हमारी सेल होती है, उसी प्रकार से बहुत सारे ईंटों से मिलकर एक दीवार बनती है और बहुत सारी सेल्स मिलकर एक टिश्यू बनता है। यानी कि जब बहुत सारी सेल्स एक गुच्छे में यानी ग्रुप में आ जाती है तो उसको हम लोग टिश्यू कहते हैं। तो इसके बाद 1839 में थियोडोर श्वान ने एक सेल प्रिंसिपल लिया बहुत सारे प्लांट्स और उनके सेल्स को ऑब्जर्वेशन करके। इस सिद्धांत में उन्होंने ये बताया कि जितने भी प्लांट्स या एनिमल्स हैं वो सभी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। यानी कि जितने भी इस पूरी धरती पे जीव है वो सभी सेल से मिलकर बने होते हैं। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा मेन कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम था विर्चो। इन्होंने 1855 में इसी सत्यापन को यानी कि इसी सिद्धांत को, इस प्रिंसिपल को आगे बढ़ाया और उन्होंने ये बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी जितने भी जीवधारी होते हैं इस धरती पे वो सभी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और ये जो कोशिकाएं होती हैं ये अपनी पुरानी कोशिकाओं से विभाजित होती रहती हैं और नई कोशिकाएं बनाती रहती हैं। अब जानते हैं कि आखिर में सेल कितने प्रकार की होती हैं। सेल दो प्रकार की होती हैं। एक होती है यूनिसेलुलर यानी कि एक कोश की और दूसरी होती है मल्टी सेलुलर यानी कि बहुत कोश की।
वेल ये जो एक कोशिका होती है ये उन जीवों में पाए जाते हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, यानी कि जिनको माइक्रोस्कोप के जरिए देखा जा सकता है। और बहुकोशिकीय यानी कि मल्टी सेलुलर वो होते हैं जिनको हम लोग आंखों से देख सकते हैं, जैसे हम लोग हैं और ये जितने भी पेड़ पौधे जंतु हैं उनको हम लोग कहते हैं बहुकोशिकीय। वेल ये जो एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर होते हैं ये केवल एक सिंगल सेल यानी कि एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं, पर ये अमर रहते हैं क्योंकि इनकी जो कोशिका होती है कभी विभाजित नहीं होती है, जिसकी वजह से हमेशा बने रहते हैं। और ये जो हमारे बहुकोशिकीय यानी कि हम सब हैं मल्टी सेलुलर हैं, ये अमर नहीं होते हैं क्योंकि इनकी जो सेल होती है वो डिवाइड होती रहती है, जिसकी वजह से इसकी जो क्षमता होती है वो कम होती चली जाती है। वेल यहाँ पे एक और मेन पार्ट आता है कि संगठन के आधार पर भी ये दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक, एक होती है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स बहुत सारे जीवों में पाई जाती हैं, जैसे कि अमीबा में, बैक्टीरिया में, वायरस में और ईस्ट में, इन सब में प्रोकैरियोटिक पाई जाती है। वेल जो प्रोकैरियोटिक होती है इसमें बहुत सारे ऐसी कोशिका के बहुत सारे अंश होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो इसमें नहीं पाए जाते हैं और इसमें न्यूक्लियस भी नहीं होता है। वेल पार्ट्स कौन कौन से जो नहीं पाए जाते हैं? नंबर 1 गाल्गी अपैरेटस नहीं होता है, नंबर 2 साइटोप्लाज्म नहीं होता है, नंबर 3 इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता, नंबर 4 इसमें माइक्रोविलिया नहीं होता है। वेल अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो इसमें एक न्यूक्लियस होता है और इसमें क्रोमेटेड डीएनए भी होता है। और अगर बात करें इसके पार्ट्स की तो इसमें गाल्गी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइक्रोविलिया वगैरह सारे पार्ट्स होते हैं और यही डिफरेंस होता है एक प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में। वेल अब बात करते हैं कि जो सेल होती है किससे मिलकर बनी होती है। वेल सेल के बहुत सारे पार्ट होते हैं पर ये मेन 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है। एक होता है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा होता है न्यूक्लियस और तीसरा होता है साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव जिसको हम लोग कहते हैं। वेल कोशिका द्रव के अंदर बहुत सारे पार्ट्स पाए जाते हैं जिसके बारे में हम आपको बताएंगे भी इसी वीडियो में और आगे बताने वाले हैं। वेल सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो साइटोप्लाज्म है ये कोशिका के अंदर पाया जाता है, बट इसके जो पार्ट्स होते हैं वो भी कोशिका के अंदर ही होते हैं, इसलिए वो कोशिका के पार्ट्स माने जाते हैं। वो पार्ट्स क्या क्या हैं? वो पार्ट्स है माइक्रोली, सेंट्रियोल्स, रफ एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, साइटोप्लाज्म, गोल्गी अपैरेटस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइसोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड लास्ट वैक्यूल्स। ये 13 पार्ट्स होते हैं जो एक सेल के सबसे ज़्यादा मेन होते हैं। ये पार्ट्स आप लोग रट लीजिए क्योंकि ये केवल लाइन में नहीं बल्कि हर क्लास में ये आपको काम आएंगे। अब बात करते हैं कि आखिर में ह्यूमन बॉडी में सेल्स कितने प्रकार की होती हैं। वेल ह्यूमन बॉडी में सेल्स 6 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? नर्व सेल, बोन सेल, मसल सेल, कार्डियक सेल, ग्लैंड सेल और लास्ट में रिप्रोडक्टिव सेल। वेल 6 प्रकार की सेल्स होती हैं। इन 6 प्रकार की सेल्स से मिलकर टिश्यूज बनते हैं और टिश्यूज से मिलकर हमारी बॉडी यानी कि ऑर्गन फिर सिस्टम बनते हैं, उसके बाद हमारी बॉडी बनती है। वेल ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है और इसलिए मैं इस वीडियो को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। आपको मैंने बहुत बेसिक चीज़ें बता दी हैं। वेल तो आज को वीडियो यही खत्म करते हैं। वेल मुझे कमेंट बता दीजिए आपको नेक्स्ट वीडियो किस में चाहिए। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टडी पॉइंट ऑफ रूरा एंड रूरा बायोलॉजी क्लासेस इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे दोनों अगर फॉलो है सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगला वीडियो अगर आए तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाए। वेल ये वीडियो यही खत्म करते हैं। मुझे कमेंट में जरूर बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, मैं उसको डिटेल वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।